हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरी बात बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, कि आप वीडियो को पहले आराम से कंप्लीट देखें। जब आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या समझाया हुआ है, क्या मैटर समझाया हुआ है। आप जो बीच बीच में लिखने की कोशिश करोगे, वीडियो को स्टॉप करोगे, तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि क्या मैटर चल रहा है। तो पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखो, उसको समझो और उसके बाद में अपने नोट्स बनाओ। क्लियर है? दूसरी बात ये, इस वीडियो से पहले जो अपने वीडियो हो चुके, जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, उनके अंदर जो ईथर की जो है वो निर्माण की प्रक्रिया, उसकी सामान्य प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल गुण हैं, वो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो है वो इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में बेटा जो है वो फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की जाए तो इसमें ईथर की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी पहली जो अभिक्रिया है वो है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब हैलोजनीकरण जो अभिक्रिया है, इस हैलोजनीकरण अभिक्रिया की जो कंडीशंस हैं वो दो प्रकार की हैं। अगर हैलोजनीकरण अभिक्रिया को एक तो सनलाइट के अभाव में किया जाए, या यूँ कह सकता हूँ कि जब अंधेरे में ये प्रक्रिया हो, तो अंधेरे में प्रक्रिया हो, और एक सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, तो इस प्रकार जो है वो हैलोजनीकरण दो प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। ठीक है? तो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया के लिए पहले लेते हैं इसमें कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि क्लोरीन या ब्रोमीन क्या हो आपका, या तो क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन के साथ जब इसे डाई एथिल ईथर को गर्म किया जाता है, डाई एथिल ईथर को गर्म किया जाता है, तो उस कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन उस अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्लियर है? दोबारा सुन लेना, इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन इसकी क्रिया करवाई जाती है डाई एथिल ईथर यानी C2H5O और H5, ये है आपका डाई एथिल ईथर। तो क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया डाई एथिल ईथर के साथ जब संपन्न की जाती है तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उसका निष्कासन होता है। यानी हैलोजन जो समूह है, जो भी आप ले रहे हो उसमें से, क्लोरीन या ब्रोमीन में से, वो हैलोजन जो परमाणु है वो अल्फा हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलता है। क्लियर है? वो प्रक्रिया होती है आपकी हैलोजिनेशन प्रक्रिया। और यहाँ अब इसमें देखें तो अल्फा हाइड्रोजन की स्थिति, तो पहले मैं ये अल्फा हाइड्रोजन को समझाना चाहूँगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो बेटा जो कंपाउंड है अपने पास, जैसे है CH3 ईथर का, CH3 है, CH2 है, O है, CH2 और CH3, ये ईथर है। ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन होता है आपका अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन जो है वो हो गया अल्फा कार्बन, और इस कार्बन की जो हाइड्रोजन हो गई वो हो गई अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही क्रियात्मक समूह के बगल में इधर भी कार्बन है, तो ये कार्बन क्या हो गया आपका अल्फा कार्बन, और इसकी हाइड्रोजन क्या हो गई अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ईथर के पास दो अल्फा कार्बन है और दो ही अल्फा हाइड्रोजन है। और मैंने क्या बताया कि हैलोजन जो है वो अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलता है, यही कहा। तो हैलोजन जो है वो यहाँ से इसकी हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा और यहाँ से इसकी अल्फा हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये स्टेप जो है वो दो प्रकार से हो गया। तो हैलोजिनेशन जो है वो दो प्रकार का होगा, यहाँ दो बार आक्रमण होगा। तो वो होगा किस तरीके से, इसको एक कॉमन अभिक्रिया लेके बताता हूँ। मैंने कॉमन अभिक्रिया ली CH3 CH2O CH2 और CH3। ठीक है? ये डाई एथिल ईथर है। अब इसके ऊपर आक्रमण किसका करवाना है बेटा? इसके ऊपर आक्रमण करवाओगे आप हैलोजन समूह का, X2 समूह का हैलोजनीकरण होगा, X2 समूह का आक्रमण करवाओगे। तो जैसे ही आक्रमण होगा तो फर्स्ट आक्रमण में क्या होगा कि यहाँ से ये कार्बन कैसा है मेरे पास अल्फा कार्बन, और यहाँ क्या है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी इस CH2 समूह की एक हाइड्रोजन इसके हैलोजन को लेकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है? इस कार्बन की एक हाइड्रोजन इसकी एक हैलोजन को लेकर बाहर निकल जाएगी HX के रूप में,
और इसकी जो एक हाइड्रोजन बची वो कहाँ जुड़ जाएगी, इस कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा CH3CH, इसकी एक हाइड्रोजन बाहर गई, यहाँ नीचे हो गया X, CH और X, आगे क्या है ऑक्सीजन O, और इसे मैं यूँ कर सकता हूँ, कॉमनली लिख सकता हूँ C2, 2 कार्बन है, C2H5, ये पहली रिएक्शन हो गई। आप इसे डायरेक्टली सीधा भी कर सकते हो, C2CH2CH3, क्लियर है। तो यहाँ ये फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन। अब इस फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन के निकलने के बाद अब हाइड्रोजन फिर कहाँ से निकलेगी, यहाँ जो ये अल्फा कार्बन रखा हुआ है इस अल्फा कार्बन परमाणु से, ठीक है। ये अल्फा कार्बन परमाणु है तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो फिर से आक्रमण किसका होगा, हैलोजन समूह का। तो हैलोजन समूह का जैसे आक्रमण कराओगे तो रिएक्शन क्या होगी, CH3CH, एक हैलोजन आके जुड़ चुकी थी, O, CH2 और CH3, ये उत्पाद अपने पास बना था फर्स्ट स्टेप में। क्रिया किससे करवा रहे हो, X2 के साथ। तो अब क्या होगा, अब आक्रमण कहाँ होगा, इस CH2 पे। तो इस CH2 की एक हाइड्रोजन तो किसके रूप में बाहर जाएगी, HX के रूप में, और एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगी, इस CH ग्रुप पर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CHXO, CHX और साथ में क्या जुड़ जाएगा यहाँ CH3, क्लियर है। तो इस तरीके से दोनों अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और अल्फा हाइड्रोजन के निष्कासन के फलस्वरूप यहाँ जो है वो क्या जुड़ती है, आपकी अल्फा कार्बन पे हैलोजन स्पीसीज, हैलोजन परमाणु, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में ओवरऑल 2 हैलोजन का निष्कासन होता है, 2HX बाहर निकलता है और 2X2, 4 हैलोजन परमाणु प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें 2 हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन पे जुड़ जाएंगे और 2 HX के रूप में बाहर हो जाएंगे, क्लियर है। अब ये प्रक्रिया जो अभिक्रिया हो रही थी, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, डार्कनेस के रूप में। तो इस अभिक्रिया को जो है वो शॉर्ट में इन फॉर्म में दोबारा में अगर मैं समझाऊँ, देखो आप, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है CH3CH2O CH2 और CH3। ये सारी प्रक्रिया हो रही है X2 के साथ, कहाँ, अंधेरे की उपस्थिति में, सनलाइट, प्रकाश अनुपस्थित है। और जब प्रकाश अनुपस्थित है, अंधेरे में ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है, X2 के साथ क्रिया करवा रहे हो, तो उत्पाद मेरा बनता है CH3CH, कॉमन लिया है मेरा एक तरीका, ही 2 स्टेप में होगी, ठीक है, जैसे भी की थी वैसे, CHXO CHX और CH3, और बाहर क्या निकलेगा, +2HX, ये समूह जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये हैलोजनीकरण की प्रक्रिया होती है अंधेरे की उपस्थिति में। तो केवल 2 हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन पर, इन अल्फा कार्बन पर आके जुड़ते हैं। सेकंड, अगर हैलोजनीकरण की प्रक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में हो, प्रकाश की उपस्थिति में अगर इस अभिक्रिया को संपन्न किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो CH3CH2O CH2CH3। अब ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न करवानी है आपको, सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में, H, प्रकाश की उपस्थिति में जब इस अभिक्रिया को संपन्न किया जाता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने पर यहाँ जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन के पास जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो बाहर निष्कासित हो जाती हैं। किसके साथ निष्कासित होंगी, हैलोजन परमाणुओं के साथ। तो पहले ये देखा जाए कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, देखो CH3 कितनी हाइड्रोजन, 3, H2 2, 3 और 2, 5 हाइड्रोजन तो इधर है और 5 हाइड्रोजन ही इधर है। कुल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 10। तो इसका अर्थ हुआ कि 10 HX तो बाहर निकलेगा। अब 10 HX, 10 हाइड्रोजन बाहर निकली हैं तो 10 ही हैलोजन आके जुड़ेंगी। अब जितनी हाइड्रोजन आप बाहर निकाल रहे हो उतनी ही हाइड्रोजन कार्बन के साथ आपको जोड़ते जाना है। तो जैसे आपने इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन को बाहर निकाला, 3 से, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन
X3। इस कार्बन से आपने 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो ये हो गया CH2 ऑक्सीजन। फिर आपने इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो CX2, और यहाँ से जो है फिर आपने जो है वो फिर 3 हाइड्रोजन को बाहर निकाला है तो CX3। तो इस तरीके से सारी कंप्लीट हाइड्रोजन जो है वो बाहर निष्कासित हो जाएंगी और उतनी ही हैलोजन वहाँ आके जुड़ेंगी। तो 10 हैलोजन बाहर गई और 10 हैलोजन ही कार्बन के साथ आके जुड़ गई, तो टोटल कितनी हो गई 20। तो इसको कितने से गुना कर दोगे 10 से, 10x2 से। तो जैसे 10x2 करोगे तो 10 हैलोजन यहाँ जुड़ी हुई और 10 यहाँ से निष्कासित हो जाएंगी। तो और अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से हो जाएगी आपकी, CH3 CH2O CH2 CH3, इसका क्या करवा रहे हो, हैलोजिनेशन X2 इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कितनी ये काम में आएंगी, कितने मोल काम में आएंगे इसके, 10 मोल काम में आएंगे, 10x2। तो यहाँ प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा आपका, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 10HX, ये समूह बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया जो है वो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर है। तो अंधेरे में केवल अल्फा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन का, दोनों अल्फा कार्बन से एक एक अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन होगा और वहाँ पे एक एक हैलोजन परमाणु उसके साथ जुड़ता है। जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस ईथर में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इस कार्बन के साथ जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सारी की सारी कंप्लीटली बाहर निकलेंगी और उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु जो है वो आके जुड़ेगा। तो ये डिफरेंस है जब अंधेरे में अभिक्रिया होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। बेटा मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, लेवल की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब डार्कनेस हो, अंधेरा हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जब सनलाइट हो, सूर्य के प्रकाश में आप ये अभिक्रिया संपन्न करवाते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा। क्लियर है। तो ये थ्योरेटिकल रूप से भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे ये नीट है आपकी, ICR है, BHU की एग्ज़ाम देते हो, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। तो फर्स्ट अभिक्रिया अपनी हैलोजनीकरण। सेकंड अभिक्रिया की बात करूं तो इसमें जो सेकंड अभिक्रिया है वो आती है परोक्साइड का निर्माण, कि परोक्साइड का जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो परोक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो अभिक्रिया दी जाती है वो दी जाती है स्वतः ऑक्सीकरण की, उसे कहा जाता है स्वतः ऑक्सीकरण। कि जब ईथर का स्वतः ऑक्सीकरण होता है तो क्या निर्मित होगा, तो ईथर का जब स्वतः ऑक्सीकरण होता है तो वो होता है वायु की उपस्थिति में, या तो वायु की उपस्थिति में होगा या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन या वायु की उपस्थिति में जब ईथर का स्वतः ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप परोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, परोक्साइड का निर्माण होता है। पॉइंट दोबारा सुन लेना बेटा, ईथर का जब भी स्वतः ऑक्सीकरण होता है वायु की उपस्थिति में या फिर ओजोन के साथ, तो उस परिस्थिति में किसका निर्माण होगा, उस स्थिति में परोक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट। अब परोक्साइड बनता किस तरीके से है। दूसरा इसमें एक पॉइंट और है कि मान लो कि आप ईथर को वायु में एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक इसे आप अगर रखते हैं तो फिर रिजल्ट क्या होगा। दो स्टेप हैं, नॉर्मल अवस्था के अंदर और जब आपने ईथर को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में रख दिया तब क्या होगा। तो जब नॉर्मल अवस्था है तो उस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ईथर को जो है वो मैंने ले लिया, यहाँ मेरा कॉमन फॉर्मूला है वो है C2H5। इसको बेटा मैंने डीपली नहीं लिखा है, ये आपका CH3CH2 है, C2H5O C2H5। आप इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, O2 के साथ। आपका यहाँ ओजोन भी हो सकता है। क्लियर है। तो जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ संपन्न होती है तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5। ठीक, उसके बाद में यहाँ क्या है, ऑक्सीजन परमाणु, और इधर क्या दिया हुआ है, C2 और H5 इधर था। तो जैसे ही ऑक्सीकरण करवाओगे, तो जैसे ही ऑक्सीकरण संपन्न होगा तो क्या बन रहा था, परोक्साइड। तो यहाँ एक अतिरिक्त ऑक्सीजन और जुड़ जाएगी, इस जगह एक अतिरिक्त ऑक्सीजन और जुड़ती है। अभिक्रिया को दोबारा देख लो, C2H5O C2H5 प्लस O2,
ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H5O C2H5, जिसमें इस ऑक्सीजन के पास जो है वो बेटा क्या है, 2 लोन पेयर है। तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो पेरोक्साइड बनेगा, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ आके अटैच हो जाएगी, जहाँ इस ऑक्सीजन के पास अब लोन पेयर रह जाएगा एक और चार्ज रह जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, सहसंयोजी बंध बन गया, और इसके पास जो है वो लोन पेयर की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के पास 3। तो ये कंपाउंड कहलाता है आपका पेरोक्साइड कंपाउंड, ठीक है, ईथर पेरोक्साइड, इसे कहते हैं ईथर पेरोक्साइड। क्लियर, ये सामान्य अवस्था के अंदर। अब मैंने बात की थी यहाँ वो ये कि अगर आप ईथर को बहुत लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दोगे, वायु में रखोगे, तो उस अवस्था में बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो ये अपना डाई एथिल ईथर है, उस अवस्था में क्या होगा, तो उसके लिए अभिक्रिया देखी जाए तो यहाँ मेरा कंपाउंड जो था वो था CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस O2। अब बहुत लंबे समय तक इसको रखा है तो रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ बनता है आपका वही पेरोक्साइड CH3 CH2O, यहाँ तक हो गया। अब लंबे समय तक जैसे रखा तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप यहाँ इस कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ CH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये पेरोक्साइड में O और H, इस कार्बन की बात हो रही है, ये कार्बन ये कन्वर्ट हो गया CHOOH में, और ये मिथाइल ग्रुप इसके नीचे CH3। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड कहलाता है आपका 1,1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। इस कंपाउंड का नाम है 1,एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये इस प्रोडक्ट का नाम होता है। क्लियर है, रिएक्शन को दोबारा देखना बेटा। इसमें CH3 क्या हुआ था, CH3 ये कब है, जब आपने ईथर को बहुत लंबे समय तक वायु में खुला रखा है, उस कंडीशन में CH3 CH2O CH3, ठीक है, डाई एथिल ईथर प्लस O2 लंबे समय तक रखा, तो ये तो एट इज ऐसा कैसा रह जाएगा, CH3 CH2O, इस कार्बन परमाणु इस CH2 समूह का ऑक्सीडेशन होगा, तो CH, ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये वाला मिथाइल ग्रुप इसके नीचे ले सकते हैं CH3, और पेरोक्साइड बना तो ऑक्सीजन आके जुड़ गई इसके साथ O और H, O और H, ये अपने पास इसका उत्पाद, और उत्पाद का नाम मैंने बताया था 1,एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। एक अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है, ये आपका पेरोक्साइड। क्लियर है, तो यहाँ जो है इस तरीके से इसमें पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला जो अपन ने लिया था प्रोडक्ट कि आपने कम मात्रा में रखा, तो वहाँ तो बना था ईथर पेरोक्साइड, और यहाँ भी पेरोक्साइड ही निर्मित होता है, तो डाई एथिल ईथर के अंदर जो है वो कन्वर्जन इस तरीके से, इसका रूपांतरण इस तरीके से होता है, और 1,एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। ये अपनी जो है वो सेकंड अभिक्रिया है, किसके साथ, पेरोक्साइड के निर्माण की। थर्ड इसमें जो बात आती है, तीसरी अभिक्रिया की बात करूं तो वो आती है मेरे को ऑक्सोनियम बनाना है। ऑक्सोनियम, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम बेटा जो है वो कैसे बनाया जाएगा, तो ऑक्सोनियम बनाने के लिए कुछ कंपाउंड है, भाई क्रिया तो करेगा ईथर ही, और जनरली इस टॉपिक पे जो अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें मुख्यतः जो अभिक्रिया पड़ता है, अपन ने लेबोरेटरी में क्या बनाया था, लेबोरेटरी मेथड था, उसके अंदर भी डाई एथिल ईथर ही बनाया था, एथॉक्सी एथेन बनाया था, और ये जो अभिक्रियाएँ चल रही हैं सारी की सारी भी इसी की ही चल रही हैं, डाई एथिल ईथर की ही अभिक्रियाएँ चल रही हैं, तो इसी की अभिक्रियाएँ देख रहे हैं। तो कंपाउंड तो अपना फिक्स है कि जो है वो मेरा C2H5O और C2H5, मुझे
इसके द्वारा ऑक्सोनियम साल्ट, ऑक्सोनियम लवण बनाना है। अब ऑक्सोनियम लवण किस किस यौगिक के द्वारा बनाया जाता है वो याद रखना है। पहला, ऑक्सोनियम लवण बनाने के लिए एक तो काम में आता है H2SO4। H2SO4 के द्वारा ऑक्सोनियम लवण बनाया जा सकता है। सेकंड आता है इसके अंदर HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसके द्वारा ऑक्सोनियम लवण बनाया जा सकता है। सेकंड ये हो गया। थर्ड BF3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इसके द्वारा ऑक्सोनियम साल्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा AlCl3, इसके द्वारा भी ऑक्सोनियम लवण का निर्माण किया जा सकता है। दोबारा सुन लें बेटा, डाई एथिल ईथर, सारी अभिक्रियाएं इसी की चल रही हैं। ईथर में कंप्लीट जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी डाई एथिल ईथर के बारे में ही होंगी, एथॉक्सी एथेन के बारे में ही होंगी। तो एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर के द्वारा ऑक्सोनियम लवण किन किन यौगिकों के द्वारा बनाया जाता है? पहला है H2SO4, दूसरा है HCl गैस, तीसरा है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, और चौथा है एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3। तो इन चार यौगिकों के द्वारा जो है वो आप ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट को देखते हैं। तो पहला जो है वो मैंने लिया आपका H2SO4। तो कंपाउंड क्या है? वो है मेरा CH3CH2OCH2CH3 प्लस रिएक्शन किससे कराओगे? H2SO4 से। बेटा इसकी अभिक्रिया इसके साथ संपन्न करवानी है। तो अब ये अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होगी, प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, तो क्या बनना चाहिए आपके अनुसार, क्या होना चाहिए ये? तो नॉर्मली आप एक चीज़ को पॉइंट करो, एक चीज़ पॉइंट करो इसके अंदर, और वो पॉइंट क्या करना है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिया हुआ है? इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर की संख्या कितनी है? 2 है, 2 लोन पेयर है। H2SO4 में जब अगर आपको 11th का याद हो तो वहाँ ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षार के बारे में पढ़ा था। वहाँ जा रहा हूँ मैं क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षार क्या था? तो इस अभिक्रिया को एक सेकंड के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं, पहले उस चीज़ को यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। H2SO4 है, H2SO4 ये टूटता है, स्टेप बाय स्टेप टूटता है। तो ये टूटता है H+ और HSO4-, क्योंकि मुझे मालूम है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसका अर्थ जलीय विलयन में क्या देगा? ये H+ आयन मुक्त करता है, H+ आयन प्रदान करेगा। तो इसने H+ आयन प्रदान किया और टूट गया HSO4 ऋणायन में। तो H+ मिल गया। अब प्लस मिल गया है तो इसका अर्थ यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास कमी है। भोजन की कमी हो, पैसे की कमी हो, कुछ भी मानो, कमी का अर्थ कमी है। तो यहाँ जो है इसके पास कमी है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेगा जिसका खुद का अष्टक पूरा हो, खुद के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो और देने के लिए लोन पेयर प्रेजेंट हो। एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर मतलब एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म, खुद के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो और देने के लिए जो है वो लोन पेयर रखता हो। तो वो अपने लोन पेयर इस H+ आयन को देकर उसके साथ क्या बना सकता है? बंध बना सकता है। क्लियर है? तो यहाँ जो है वो प्रक्रिया इसी तरीके से संपन्न होगी। तो उत्पाद जो है वो क्या बनेगा अपना? CH3, जो अभिक्रिया पे आता हूँ, मूल जो अभिक्रिया थी CH3 CH2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था CH2 और CH3। मैंने अभिक्रिया किसके साथ करवाई? H2SO4 के साथ। तो जैसे इसके साथ अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्या बन रहा था? H+ और HSO4-। तो H+, अब देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो वो H+ ऑक्सीजन के एक लोन पेयर से बंध बना लेगा। तो उत्पाद इस तरीके से हो जाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ अब क्या आगे जुड़ गया? ये H+, ये हाइड्रोजन जो किसने दिया है? H2SO4 ने। फिर आगे वही CH2 CH3, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज किया जाएगा प्लस का, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो उसके पास लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और कमी हो गई तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट हो जाएगा? उसके ऊपर चार्ज प्लस का उत्पन्न हो जाएगा। अब बाद में क्या बना था? H+ के बाद में साथ में क्या बना था? HSO4-, HSO4-।
ये इसके साथ बनता है। तो देखो प्लस और माइनस, इस स्थिति को कहते हैं साल्ट, लवण। जैसे Na प्लस और Cl माइनस, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साल्ट, नमक है, साल्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ प्लस और माइनस बनता है, तो ये साल्ट बन गया, और ये साल्ट कहलाता है आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सोनियम लवण। क्लियर है। एथिल, इसको उत्पाद का नाम बताऊं तो उत्पाद होता है ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये पूरा कंपाउंड हो गया आपका एथिल, इसे यूँ कह सकता हूँ मैं, डाईएथिल ईथर भी है, एथिल हाइड्रोजन और सल्फेट। क्लियर, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये ऑक्सोनियम लवण है। दूसरा कंपाउंड क्या लिया गया था, दूसरा कंपाउंड था मेरा BF3, BF3 के साथ या फिर HCl गैस के साथ। तो अगर आप इसी अभिक्रिया को HCl गैस के साथ संपन्न करवाते हो तो वहाँ भी ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, क्रिया किससे करवाओगे, HCl से। तो जैसे ही HCl से क्रिया कराओगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। तो H प्लस कहाँ जाएगा, इसके लोन पेयर से, तो उत्पाद हो गया CH3 CH2O, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन, आगे हो गया CH2 CH3, और इसके ऊपर चार्ज किया गया प्लस का, और Cl माइनस। क्लियर, ये क्या बन गया आपका, प्लस और माइनस साल्ट बन गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, साल्ट हो गया। और इस साल्ट का नाम क्या है, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई एथिल, 2 ग्रुप है ना, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्लियर, ये आपका HCl गैस के साथ। तो कुल मिला के आपको H प्लस कहाँ देना है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, जो माइनस है वो उसके ब्रैकेट के बाहर ऐड हो जाएगा, तो उससे बन जाएगा अपना लवण। ये सेकंड हो गई HCl से अभिक्रिया। नेक्स्ट इसमें थर्ड अभिक्रिया की जो बात की जाती है वो बात की जाती है BF3 की। तीसरी क्या थी, BF3 के साथ। तो अगर BF3 के साथ अगर अभिक्रिया होती है इसकी, तो BF3 के साथ क्या होता है, तो BF3 में आप एक चीज़ आपने नोट की होगी, BF3 ले लो या आप AlCl3 ले लो, तो BF3 का एक नेचर है, BF3 जो कंपेरेटिवली अभी जो मैं ले रहा था और इसमें डिफरेंस है। BF3 आपका एक लुईस अम्ल है, BF3 का खुद का नेचर कैसा है, एक लुईस अम्ल का नेचर है। और ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो ये किसका काम करता है, ये लुईस क्षार का काम करता है। क्लियर है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जब लुईस अम्ल हो और लुईस क्षार हो, तो अगर 11th का याद हो बेटा, तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध बनता है, वो कैसा बंध बनता है। सबसे पहली बात तो ये किस प्रकार का बंध बनता है, उसे मैं जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कह सकता हूँ, वहाँ मेरा सहसंयोजी बंध भी बन सकता है। उपसहसंयोजी बंध जो है वो तरीके से सहसंयोजी बंध जैसा ही है, बस ये है कि एक स्पीसीज अपना उसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन का योगदान करती है, यही है। तो BF3 के साथ कुछ ऐसा ही होता है। BF3 में जो है वो अभिक्रिया करवाई जाती है, तो अभिक्रिया किस तरीके से होगी कि C2H5O C2H5, ये अपना ईथर था। क्लियर है, जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, प्लस अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा हूँ मैं, BF3 के साथ। तो जैसे BF3 के साथ अभिक्रिया होगी तो आपका नेट प्रोडक्ट जो है वो क्या बनने वाला है। तो नेट प्रोडक्ट की बात करूँ तो देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा है और साथ में क्या है, लोन पेयर है। तो अभी मैंने क्या कहा था, जिसका अष्टक पूरा हो और लोन पेयर रखता हो वो अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाली स्पीसीज को दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या अष्टक न्यून है। तो यहाँ बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6, 3 तो खुद के और 3 फ्लोरीन के साथ साजित, कुल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करने के लिए भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, और BF3 के चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर चार्ज किया गया नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से प्लस और माइनस का निर्माण होता है।
और प्लस और माइनस का निर्माण होते ही वो कैसा हो गया आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट, ऑक्सोनियम लवण। तो अभिक्रिया किस तरीके से होगी, अभिक्रिया को यूँ ले सकते हैं, इसमें आप H5C2H5O C2H5 क्रिया किससे करवानी है, BF3 के साथ, जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये अपना एक लोन पेयर किसको देगा, बोरॉन को, और जैसे ही बोरॉन को देता है तो ये बन गया आपका H5C2O C2H5 और यहाँ इसके साथ जुड़ गया BF3। तो ऑक्सीजन के पास जो है अब लोन पेयर रह गया एक, तो ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया प्लस और BF3 पे चार्ज हो गया माइनस। ये आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट। और इस ऑक्सोनियम सॉल्ट का नाम क्या है, इस ऑक्सोनियम सॉल्ट का नाम है बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, और ये ईथरेट बचा हुआ कंपाउंड आपका ईथरेट। तो इस तरीके से इसकी अभिक्रिया BF3 के साथ संपन्न होती है। तो ये सारी की सारी अभिक्रिया ऐसा ही कुछ AlCl3 की तरह होगा। यहाँ क्या रख दोगे आप, AlCl3, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम भी इसी बोरॉन के वर्ग का ही है, उसके पास भी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 3 एल्यूमिनियम के खुद के और 3 किसके, क्लोरीन के, तो कुल इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। तो ऑक्सीजन से वो लेगा, तो जैसे लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और AlCl3 के ऊपर माइनस, तो वहीं जो है वो आपकी सेम वैसी ही प्रक्रिया, उसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ट्राई क्लोरो ईथरेट। तो इस तरीके से ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बेटा मैं जो है वो दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कुछ स्टेप ऐसी होंगी जहाँ जिसमें आपको नोट्स साथ साथ में भी लिखने होंगे। तो पहले आप यूँ करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट आराम से समझना, और उसके बाद में जो है जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ वहाँ आपको पॉइंट खुद को लिखते चलना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट था अपने रासायनिक गुणों के लिए हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण की बात चल रही थी। तो हैलोजनीकरण के लिए पहली कंडीशन जो है वो ली है मैंने, अंधेरे में हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। हैलोजनीकरण 2 टाइप का हो गया, अंधेरे में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो अंधेरे में जब हैलोजनीकरण होता है तो हैलोजनीकरण के लिए मैंने कंपाउंड लिया X2। तो X2 जो है वो आप 2 ले सकते हो, या तो Cl2 ले सकते हो या फिर Br2 ले सकते हो। तो आप जिसके साथ अभिक्रिया कराओगे वही उसके साथ ऐड हो जाएगा, कॉमन अभिक्रिया ली है मैंने, क्लियर है। तो यहाँ अभिक्रिया हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कहाँ होगी, अल्फा कार्बन परमाणु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, अल्फा कार्बन परमाणु पे होगी। तो जहाँ अपना क्रियात्मक समूह है ईथर, ये क्रियात्मक समूह है, इसके ये दोनों पास वाले कार्बन क्या हैं, अल्फा कार्बन परमाणु है। यहाँ से अंधेरे में एक एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएगी और एक एक हैलोजन परमाणु वहाँ जुड़ेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप ये अभिक्रिया होगी। पहले स्टेप में आप मान लो इसकी बाहर निकालते हो एक हाइड्रोजन, तो इसके पास एक हैलोजन आके जुड़ जाएगी, दैट इज़ ये, इस तरीके से हो गया। किस रूप में बाहर जाएगी, HX के रूप में। इसकी एक हाइड्रोजन X2 है, तो इसकी एक हैलोजन को बाहर लेके निकलेगी HX में, और जो बची एक हैलोजन है वो इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगी, तो कंपाउंड बन गया ये वाला, हो गया। सेकंड, अभी भी एक अल्फा कार्बन है, वो दूसरा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ से भी अब एक हाइड्रोजन बाहर जाएगी, किस रूप में बाहर जाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी इसमें गई HX के रूप में, और जो बची हुई दूसरी हैलोजन है वो यहाँ आके जुड़ जाएगी। तो सेम अपना प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपकी दोनों हैलोजन, दोनों अल्फा कार्बन परमाणु पे। तो प्रोडक्ट का नाम हो गया अल्फा अल्फा डैश डाई हैलो ईथर, ठीक है। ये आपकी पहली अभिक्रिया। सेकंड, जब ये अभिक्रिया जो है वो किसकी उपस्थिति में हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ से मैंने क्या कहा था कि कार्बन में जितनी भी हाइड्रोजन है, यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, कुल 10 हाइड्रोजन है, ये 10 की 10 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगी हैलोजन को लेकर। जैसे यहाँ क्लोरीन से करवा रहे हैं, यानी 10X2 है, तो आप Cl लेोगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 10Cl2। तो 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएंगी, और 10 ही क्लोरीन, 5 इधर और 5 इधर, ये यहाँ के जुड़ जाएंगी जितनी आपने बाहर निकाली हैं। तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका पर क्लोरोडाई एथिल ईथर, ठीक है। उत्पाद का नाम हो गया पर क्लोरोडाई एथिल ईथर।
तो अंधेरे में जो है वो आपके पास केवल अल्फा कार्बन से, दोनों अल्फा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बाहर जाएंगी और एक एक हेलोजन जुड़ जाएंगी। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट कार्बन के पास जितनी भी हाइड्रोजन्स हैं वो सारी की सारी निष्कासित होंगी, सारी की सारी बाहर निकलेंगी। दूसरी अभिक्रिया जो है वो अपने डिस्कस की थी, वो की थी स्वतः ऑक्सीकरण की। स्वतः ऑक्सीकरण, तो स्वतः ऑक्सीकरण में जो है वही ऑक्सीजन परमाणु, जब नॉर्मल सामान्य ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन, वो आपका O2 हो सकता है या यहाँ पे क्या हो सकता है, ओजोन भी हो सकता है। तो उससे बनता है ईथर परऑक्साइड, ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ती है, अटैच होती है। लेकिन अगर आपने इसी ईथर को बहुत लंबे समय तक रख दिया, वायु में खुला रख दिया, तो उस स्थिति में ये पूरी अभिक्रिया भाग लेती है, ये पूरा कंपाउंड भाग लेता है कुछ इस तरीके से। यहाँ ये जो C2H5 है इसको यहाँ इस तरीके से लिखा जा सकता है, CH3 है, CH2 है, मैंने कॉमन ले लिया है O, और आप इस C2H5 को लिख सकते हो CH2 और CH3, ठीक है, और फिर हो रहा था O2। तो यहाँ इस कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये रहा, ये तो ऐसे कैसे है, ठीक है। इस कार्बन के साथ ये रह जाएगा CH, पहले लिखा CH, फिर इससे ये ग्रुप इसके नीचे आके अटैच हो जाएगा CH3, और फिर बनता है परऑक्साइड। ये परऑक्साइड OO और H, दो ऑक्सीजन यहाँ के इस कार्बन के साथ जुड़ती हैं, OOH, ये आपका हो गया परऑक्साइड। उत्पाद का नाम हो गया 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रो परऑक्साइड, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रो परऑक्साइड। ये आपकी सेकेंड अभिक्रिया थी। थर्ड वन अभिक्रिया की जो बात आई वो है आपकी ऑक्सोनियम लवण के साथ। तो ऑक्सोनियम लवण को लेने से पहले बेटा जो ये स्वतः ऑक्सीकरण है, इस स्वतः ऑक्सीकरण में यहाँ आपको एक पॉइंट नोट करना है इस जगह। अब वो पॉइंट क्या है वो मैं बोल रहा हूँ, वो आप साथ साथ लिखते जाओगी। तो पॉइंट जो है वो लिखो, इसमें क्या है, जब ईथर को वायु में लंबे समय तक रखा जाता है तो इसका स्वतः ऑक्सीकरण होकर वन एथॉक्सी एथिल हाइड्रो परऑक्साइड का निर्माण होता है, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रो परऑक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर है। इसके बाद में जो अपनी ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दी जाएगी। ये पॉइंट आप जो है वहाँ राउट डाउन कर लेना जो भी है। इसके नेक्स्ट वन जो अगली अभिक्रिया थी जो अपन डिस्कस की थी वो की थी ऑक्सोनियम लवण का बनना। अब ऑक्सोनियम लवण का फॉर्मेशन जो है वो बेटा किस किस के साथ मैंने बताया था, ऑक्सोनियम लवण का जो है फॉर्मेशन HCl के साथ भी होता है, दूसरा H2SO4 के साथ भी होता है, तीसरा BF3 के साथ भी ऑक्सोनियम लवण का फॉर्मेशन निर्माण होता है। तो यहाँ लवण है तो लवण शब्द आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो फर्स्ट वन जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे HCl की, तो HCl किस में टूटता है, H+ में और Cl- में। तो HCl टूटा H+ में और Cl- में। तो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, ठीक है।
और तो जैसे ही लोन पेयर के साथ गया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज किया गया प्लस का, दैट इज इस तरीके से। क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर चार्ज माइनस का। तो जो मेरा प्रोडक्ट हो गया, वो प्रोडक्ट क्या हुआ, मेरा प्रोडक्ट हो गया डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ये अभिक्रिया किसके साथ संपन्न हो गई, आपकी HCl के साथ। दूसरा इसी तरीके से जो अगली अभिक्रिया थी वो किसके साथ थी, H2SO4 के साथ। किसके साथ होगी, H2SO4 के साथ। तो H2SO4 किस रूप में टूट रहा है, H2SO4 टूट रहा है H प्लस और HSO4 माइनस में। तो H2SO4 इस रूप में टूट रहा है, तो H प्लस किसके पास जाएगा, वही ईथर की ऑक्सीजन के लोन पेयर से, इससे जुड़ेगा, ये जुड़ गया, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, HSO4 माइनस, ये जुड़ गया HSO4 माइनस, तो वही प्लस और माइनस, तो उत्पाद क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। उत्पाद का नाम क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपकी सेकंड अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया C, नंबर 3, थर्ड अभिक्रिया C। इसके बारे में यहाँ आपको एक पॉइंट लिखना है बेटा, पहले वो पॉइंट लिखो। सबसे पहले C पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखना है, ईथर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों, ईथर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ, ईथर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, कार्य करता है। पॉइंट दोबारा सुन लेना बेटा, ईथर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, और ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है, और ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है, ठीक है। ये अपना थ्योरेटिकल पॉइंट है। किस तरीके से करता है, यहाँ पॉइंट ध्यान रखना, ईथर किसका काम करता है, लुईस क्षार का। तो इसका जो सामने वाला होगा वो कैसा होगा, लुईस अम्लीय प्रवृत्ति का। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मिले जो है वो BF3, दैट इज BF3। तो BF3 के पास जो है वो बोरॉन के पास केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस साथ में क्या है इसके लोन पेयर। तो लोन पेयर भी है, 8 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोरॉन को, क्योंकि बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर किसको देता है, बोरॉन को देता है। और जैसे ये बोरॉन को अपना लोन पेयर देता है तो यहाँ बंध बनता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव और बोरॉन के ऊपर चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से प्लस और माइनस का निर्माण होता है। तो उस कंपाउंड का नाम हो गया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट। कंपाउंड क्या बन गया आपका, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट, जहाँ ऑक्सीजन पे प्लस है और BF3 के ऊपर क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी ईथर की हेलोजनीकरण की प्रक्रिया होती है। सेकेंड अपन ने देखी वो कहाँ, कौन सी, थर्ड वन तो ये थी अपने पास, ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण होता। सेकेंड क्या थी, ऑक्सीकरण, स्वतः ऑक्सीकरण, जब आपने इसको वायु में लंबे समय तक खुला रखा है, उस कंडीशन में अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ अंधेरे का ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलोजनीकरण का, कि अंधेरे की उपस्थिति में जब ईथरीकरण की ईथर के साथ क्रिया होती है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो अभिक्रिया जो है वो कैसे संपन्न होगी, प्रोडक्ट क्या बनता है। स्वतः ऑक्सीजन का फिलहाल मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है कि आज तक इसमें पूछा हुआ हो
हेलोजनी कण का काफ़ी पूछा हुआ है क्वेश्चन। और थर्ड देखा आपने ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, ऑक्सोनियम सॉल्ट का निर्माण। फिलहाल इसका भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है हेलोजनी कण का। इसमें 2 क्वेश्चन और है बेटा, 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे जो है वो एक बार रिवाइज करें और पहले आप उसको समझा करें मैटर को, उसके बाद में आप लिखने का प्रयास करें। और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली शेष बाकी की वीडियो के साथ मिलेंगे।